रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो सबसे सिंपल साइकिल होता है वो होता है बेल कोलिवन साइकिल, जिसे कि रिवर्स ब्राइटॉन साइकिल भी कहते हैं। इस साइकिल में 4 कंपोनेंट लगे होते हैं। एक पहला होता है कंप्रेसर, कूलर, एक्सपेंडर और रेफ्रिजरेटर। इस साइकिल में हम एयर का यूज करते हैं जिससे कि हीट का या ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है। कंप्रेसर में हमारा लो प्रेशर वार्म एयर इंटर करता है। कंप्रेसर उस एयर को कंप्रेस करता है और हाई प्रेशर हॉट एयर बना देता है। इसके बाद जो हाई प्रेशर हॉट एयर है वो कूलर में इंटर करता है, जहाँ पर कि एक पाइप में ठंडे पानी या कोल्ड वाटर को भेजा जाता है। इस पाइप के थ्रू कोल्ड वाटर जो है वो ट्रेवल करता रहता है, और जब यहाँ पर हाई प्रेशर हॉट एयर आता है तो इस प्रेशर एयर का जो हीट होती है, ऊर्जा होती है, वो इस पानी में चली जाती है और ये जो एयर है वो ठंडा हो जाता है। इसके बाद बन जाता है हाई प्रेशर कोल्ड एयर। प्रेशर इसका कम नहीं होता है, लेकिन जो ये है एयर जो है वो ठंडा हो जाता है। इसके बाद हाई प्रेशर कोल्ड एयर को हम एक्सपेंडर में आते हैं। यहाँ पर जो प्रेशर है वो रिड्यूस होता है। प्रेशर कम होने के साथ साथ टेम्परेचर भी कम हो जाता है, जिससे कि ये बन जाता है लो प्रेशर वेरी कोल्ड एयर। बहुत ठंडा पानी, लो प्रेशर वेरी कोल्ड एयर बन जाता है। मतलब यहाँ पर जो एयर है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और उसका प्रेशर भी बहुत कम हो जाता है। इसके बाद लो प्रेशर और कोल्ड एयर जो है वो जाता है रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में ये जो हॉट एयर है वो एंट्री लेता है और इन पाइप्स के थ्रू वो ट्रेवल करता है। इसके बाद वो जब यहाँ पर लो प्रेशर कोल्ड एयर यहाँ पर ट्रेवल करता है तो इसका जो एयर होता है ये ठंडा होता है, तो इसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, और हॉट एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हॉट एयर से कोल्ड एयर में, यानी गर्म हवा से ठंडी हवा में हीट का ट्रांसफ़र होता है, और ये जो एयर है वो बन जाता है लो प्रेशर वार्म एयर। फिर से ये कंप्रेसर में जाता है और फिर ये साइकिल चलती रहती है। कंप्रेसर से कूलर, कूलर से एक्सपेंडर, एक्सपेंडर से रेफ्रिजरेटर और रेफ्रिजरेटर से फिर कंप्रेसर। कूलर में आपका जो है वो हीट का रिजेक्शन होता है, या मतलब कि यहाँ पे जो ऊर्जा है वो बाहर निकलती है, और रेफ्रिजरेटर में आपका हीट का एडिशन होता है, यानी कि ऊर्जा यहाँ पर सिस्टम के अंदर आती है। तो ये आपका सिंपल सा बेल कोलिवन साइकिल होता है। अब अगर हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम में बात करें नेक्स्ट साइकिल की, तो वो होता है सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम विथ इवापोरेटर। एक सिस्टम जो है वो विद इवापोरेटर है और एक बिना इवापोरेटर के हम पढ़ेंगे जो है विदाउट इवापोरेटर। अब ये सिस्टम जो होता है वो जनरली एरोप्लेन में लगा होता है, जहाँ पर हम सिंपल जो एटमॉस्फेयर का एयर है उसका यूज करके रेफ्रिजरेशन सिस्टम को चलाते हैं। इसका काम करते हैं केबिन को ठंडा करने के लिए। जो एरोप्लेन का केबिन होता है उसको ठंडा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर होता क्या है कि एटमॉस्फेयर से जो एम्बिएंट एयर है वो इंटर करता है इस सिस्टम में और वो कन्वर्ट हो जाता है रैम एयर में। उसके बाद जो रैम एयर है वो जाता है कंप्रेसर में। कंप्रेसर इस एयर को कंप्रेस करता है और उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। साथ ही कुछ रैम एयर जो है वो चला जाता है आपका हीट एक्सचेंजर में, जिसका काम होता है कि वो हीट का ट्रांसफ़र ले। अब होता क्या है कि रैम एयर कंप्रेसर में जाने के बाद उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एयर जो है वो कंप्रेसर से निकलता है और वो जाता है हीट एक्सचेंजर में। वही हीट एक्सचेंजर में जाने से पहले कुछ एयर जो कुछ पोर्शन है
वो जाता है कंबसन चेम्बर में। कंबसन चेम्बर में फ्यूल होता है और फ्यूल को जलने के लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इस एयर की मदद से हम ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे कि ये कंबसन चेम्बर में फ्यूल जो है वो बर्न होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये एनर्जी जाती है आपकी टरबाइन में, जिससे कि ये टरबाइन जो है वो रोटेट करता है। ये इस टरबाइन से हमने इस कंप्रेसर को कनेक्ट किया होता है एक शाफ्ट के थ्रू, जिससे कि जब ये टरबाइन रोटेट करता है तो उसके कारण ये कंप्रेसर जो है वो हमारा वर्क करता है। फिर ये तो हमारा फर्स्ट सिस्टम हो गया। अब जो इधर से हमने कंप्रेस्ड एयर भेजी थी वो हमारी जाती है हीट एक्सचेंजर में। यहाँ पर क्या होता है कि कंप्रेशन के बाद उस एयर का जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और जो हमारा यहाँ पर रैम में आ रहा था उसका जो टेम्परेचर होता है बहुत ही कम होता है इसके कंपेयर में, जिससे कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में एनर्जी का यानी कि हीट का ट्रांसफ़र होता है। और इस जो ये एयर है रैम एयर, इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, इससे कि जो ये कंप्रेस एयर गई है, हाई प्रेशर जो एयर गई है उसका जो टेम्परेचर है वो कम होता है। अब यहाँ पर प्रेशर कम टेम्परेचर के बाद से जाता है इवापोरेटर में। इवापोरेटर में फिर से यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट है वो भरा होता है। अब इस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर जो है वो कम होता है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र होता है, और जो ये एयर है रैम जो यहाँ पर कंप्रेस एयर आई हुई है, कंप्रेस एयर का टेम्परेचर हम और भी ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं। अब फाइनली ये जो एयर है वो काफ़ी ठंडा हो चुका है। इसको फिर ठंडा करने के हम भेजते हैं कूलिंग टरबाइन में। कूलिंग टरबाइन में ये जाके जितना आपको रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है उतना ये ठंडा हो जाता है, और इसके बाद ये चला जाता है आपका कैबिन में, जहाँ पे कि हमको इसका यूज करना होता है, ठीक है। कैबिन में हमारा एयर चला गया, साथ ही जो यहाँ से रैम एयर निकल रहा था इस हीट एक्सचेंजर से, इस रैम एयर का हम यूज करते हैं इस टरबाइन को चलाने के लिए। होता क्या कि इस टरबाइन से हम एक फ़ैन को जोड़े रहते हैं, और जब ये रैम एयर इससे जाता है तो फ़ैन को मूव कराता है, जिससे कि ये जो कूलिंग टरबाइन है वो चलती है। उसके बाद जो रैम एयर है वो एटमॉस्फेयर में निकल जाता है। तो ये सिंपल एयर रिफ्रिजरेशन सिस्टम हो विद इवापोरेटर के साथ, जिसमें कि एम्बिएंट एयर ने एंटर लिया, फिर वो बना रैम एयर, उसके बाद कंप्रेसर उसे कंप्रेस किया, पे उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया, प्रेशर भी बढ़ गया। इसके बाद हो गया हीट एक्सचेंजर में, जहाँ पे किसी ठंडा किया गया, प्रेशर बढ़ा रहा, फिर एवापोरेटर में उसे और ठंडा किया गया। उसके बाद उसे कूलिंग टरबाइन में भेजा गया, जहाँ पे उसे जितने हमको ठंडे की रिक्वायर्ड थी उतना ठंडा हो गया, और फिर उसे भेजा गया कैबिन में, मतलब एरोप्लेन के अंदर भेज दिया गया। ये सिंपल सा आपका सिंपल एयर रिफ्रिजरेशन सिस्टम विथ इवापोरेटर है। अब हम अगला देखते हैं सिस्टम। अगला सिस्टम जो हमारा है वो है सिंपल एयर रिफ्रिजरेशन सिस्टम विदाउट इवापोरेटर। सिर्फ हमने क्या किया है कि हमने इवापोरेटर को हटा दिया है। इवापोरेटर हटाने का मतलब क्या है कि हमारा जो एम्बिएंट एयर है एटमॉस्फेयर से वो एंट्री करता है रैम एयर में, फिर वो कंप्रेसर में कंप्रेस होता है, जहाँ पे उसका प्रेशर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और यहाँ पर जो कंप्रेस एयर है वो जाता है आपका हीट एक्सचेंजर में, जहाँ पे कि यहाँ से आ रहे रैम एयर से उसका ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है, और ये ठंडा होता है, ठीक है। इसके बाद चला जाता है कूलिंग टरबाइन में, जहाँ पे इसे और ठंडा किया जाता है, फिर से भेज दिया जाता है कैबिन में। सिंपल सा प्रोसेस है। सिंपल है रेफ्रिजरेशन सिस्टम विदाउट इवापोरेटर, और विद इवापोरेटर में सिर्फ ये है कि विदाउट इवापोरेटर में हमने इवापोरेटर को यहाँ पर हटा दिया, और यहाँ पर और विद इवापोरेटर में आपका इवापोरेटर लगा होता है। इसका काम क्या होता है कि जब हमको ज़्यादा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, तो हम इवापोरेटर का यूज करते हैं, और जब हमको टेम्परेचर नॉर्मल रखना होता है यानी कि
इवापोरेटर की यूज कर से जो टेम्परेचर होता है उससे टेम्परेचर ज़्यादा रखना होता है तो हम इवापोरेटर यूज नहीं करते हैं। मेरा मतलब है कि जब हमको ज़्यादा ठंडी ज़रूरत होती है तो इवापोरेटर लगाते हैं, जब ज़्यादा ठंडी ज़रूरत नहीं पड़ती है तो इवापोरेटर हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल है रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। इसमें कुछ नहीं है, रैम में एंट्री लिया, कंप्रेसर में गया, कंप्रेस हुआ, फिर से हो गया हीट एक्सचेंजर में जहाँ पर कि हीट का ट्रांसफ़र हुआ और ये एनर्जी बाहर निकल गई। बचा हुआ जो कंप्रेसर हो गया कूलिंग टरबाइन में, कूलिंग टरबाइन में उसको और ठंडा किया गया, फिर से भेज दिया गया एरोप्लेन के अंदर कैबिन में। और यहाँ पर जो कंप्रेसर चैम्बर है वो अपना वर्क कर रहा है फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन लेकर, जिससे कि टरबाइन चल रही है। तो ये हमारा सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है विदाउट इवापोरेटर। अब अगर हम अगला सिस्टम देखें तो अगला सिस्टम हमारा है बूट स्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम विद इवापोरेटर। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमने इवापोरेटर लगाया है। इसके बाद हम देखेंगे इसी बूट स्ट्रैप को विदाउट इवापोरेटर पे इवापोरेटर ना लगा हुआ। अब इसमें हम क्या करते हैं कि फिर से हमारा जो एटमॉस्फेयर से एम्बिएंट एयर है वो इंटर करता है और कन्वर्ट रहता है रैम एयर में। अच्छा, आप ध्यान देना, ये जो सारे सिस्टम से इनका हम यूज करते हैं एरोप्लेन में, और ये ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक तरफ से एयर इंटर कर रहा है और फिर एक तरफ से वो एयर जो है वो बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर से हमारा एम्बिएंट एयर इंटर किया जो कि कन्वर्ट हो गया रैम एयर में। रैम एयर जो है वो गया वो कंप्रेसर में, कंप्रेसर ने उस एयर को कंप्रेस किया और उसका प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ जो एयर है वो अंदर आती है। अंदर आने के बाद इसका कुछ पोर्शन जाता है कंबशन चैम्बर में, जहाँ पर ये फ्यूल के साथ जल के एनर्जी को प्रोड्यूस करती है और इस टरबाइन को चलाती है। ये टरबाइन जुड़ा होता है इस कंप्रेसर से, जिससे कि कंप्रेसर चलता है। अब बची हुई सारी जो कंप्रेसर है वो जाती है एक्सचेंजर में, हीट एक्सचेंजर में। यहाँ पर दो हीट एक्सचेंजर लगे हुए हैं, फर्स्ट हीट एक्सचेंजर एंड सेकेंड हीट एक्सचेंजर। जब यहाँ से रैम एयर एंट्री लेता है तो रैम एयर को हमने दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया है दोनों हीट एक्सचेंजर में भेजने के लिए। अब होता क्या है कि फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में जैसे ही प्रेशर और टेम्परेचर गया, टेम्परेचर के साथ एयर गया हाई प्रेशर के साथ, तो यहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र हुआ। यानी कि इसका जो टेम्परेचर है, इस पाइप के अंदर जो टेम्परेचर है ब्लू वाला, उसका टेम्परेचर कम हुआ और फिर से ये प्रेशर कांस्टेंट के साथ ये कम टेम्परेचर के साथ ही बाहर निकला। और जो आपका रैम एयर है वो हीट लेके, ऊर्जा लेकर इस सिस्टम से बाहर निकल गया। ठीक, इस सिस्टम से बाहर निकल गया। अब यहाँ पर जब हमारा कंप्रेस एयर आ रहा है तो उसका प्रेशर तो हाई है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम में उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो चुका है, टेम्परेचर बहुत कम हो चुका है, लेकिन वो ठंडा हो चुका है। अब उसे जब हम सेकेंड हीट एक्सचेंजर में भेजते हैं तो अगर आप इसको डायरेक्टली यहाँ से भेज देते तो उसका टेम्परेचर कम रहता है। इस हीट एक्सचेंजर में जो रैम एयर आ रही है उसका भी टेम्परेचर कम रहता है। तो जब दोनों का टेम्परेचर कम रहेगा तो यहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र बहुत ही कम होता है, जिससे कि हमारी सिस्टम की जो COP है वो कम हो जाती। तो दूसरे हीट एक्सचेंजर में भेजने से पहले हम यहाँ पे लगाए थे कंप्रेसर। इस कंप्रेसर काम क्या होता है कि ये कंप्रेस करता है, जिससे कि जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। अब जब यहाँ से एयर ने एंट्री लिया तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और रैम एयर का टेम्परेचर जो है वो कम है। यानी कि इस दोनों रैम एयर और इस कंप्रेस एयर के बीच में जो टेम्परेचर रहते हैं, तापमान है, उसमें काफ़ी अंतर है। ठीक है, फिर से यहाँ पर एनर्जी रिड्यूस हुई। ठीक है, एनर्जी का यानी कि हीट का ट्रांसफ़र हुआ, सॉरी एनर्जी नहीं हुई, हीट का ट्रांसफ़र हुआ। हीट का ट्रांसफ़र होने के बाद ये जो
एयर है वो बाहर निकल गई जेट से, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका लो टेम्परेचर कंप्रेसर है वो गया इवापोरेटर में। इवापोरेटर में फिर से इसको ठंडा किया गया। अब दो हीट एक्सचेंजर के पास होने के बाद, इवापोरेटर के पास होने के बाद इसका टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। उसके बाद इस इवापोरेटर में आपका रेफ्रिजरेंट भरा होता है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट में हीट का ट्रांसफ़र के थ्रू टेम्परेचर कम होता है। फिर उसके बाद दिया गया कूलिंग टरबाइन में, जहाँ पर कि इसे और भी कंप्रेस किया जा सकता है अपने अकॉर्डिंग। और इस कूलिंग टरबाइन के थ्रू हम यहाँ पर कंप्रेसर को, सेकेंड कंप्रेसर को ऐड किया है शाफ्ट के थ्रू, जिससे कि सेकेंड कंप्रेसर जो है वो वर्क करता है। अब देखो आप, तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं और हम, ये जो रैम एयर दोनों हीट एक्सचेंजर्स निकल रही है, ठीक है, इस ये यहाँ से निकल रही है। यहाँ पर अगर हम एक फ़ैन लगा दें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम फ़ैन लगा दें, उस फैन को हम कनेक्ट करते हैं इस कंप्रेसर टरबाइन से, तो इस एयर का यूज करके हम कंप्रेसर और टरबाइन को भी चला सकते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, ठीक है। तो इसका हम यूज कर सकते हैं, जो रैम एयर निकल रही उसका भी। बाकी ये हमारा जो लो टेम्परेचर एयर है वो चली गई आगे कूलिंग टरबाइन में, जहाँ से वो उसे भेज देंगे हम एरोप्लेन के कैबिन में। और इस तरह से हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है। ये हो गया हमारा बूट स्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब हम देखते हैं बूट स्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम विदाउट इवापोरेटर। तो विदाउट इवापोरेटर केस में क्या होगा कि सिंपली हमारा हीट एक्सचेंजर दो लगे होंगे, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। सिर्फ यहाँ पे होगा क्या कि जो हमारा इवापोरेटर है उसको हमने हटा दिया है, फिर से एम्बियंट एयर इंटर किया, रैम एयर बना, कंप्रेसर में कंप्रेस हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज किया, फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में गया जहाँ पे टेम्परेचर उसका लो हुआ, फिर हमने कंप्रेसर में भेजा, उसके यहाँ पे टेम्परेचर फिर इंक्रीज हुआ, फिर सेकेंड हीट एक्सचेंजर में गया जहाँ पे उसका टेम्परेचर जो है वो लो हुआ। उसके बाद लो टेम्परेचर कंप्रेस एयर गया कूलिंग टरबाइन में, कूलिंग टरबाइन में उसको और कूल किया गया, टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, फिर से भेज दिया गया आपका कैबिन में, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा बूट स्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम विदाउट इवापोरेटर है। सिस्टम दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पर इवापोरेटर नहीं लगा है, ऊपर वाले में इवापोरेटर लगा हुआ था। हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट है रिड्यूस एम्बियंट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है कि हम जो रैम एयर है उसका यूज करके उसको हम पहले ही ठंडा करते हैं, फिर उसके बाद उसको भेजते हैं हीट एक्सचेंजर में। अच्छा, आप एक चीज़ देख लें, यहाँ पे पूरे सिस्टम में आपका हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। जितने हमने सिस्टम पढ़ा सब में हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। हीट का ट्रांसफ़र तभी होता है जब हाई टेम्परेचर सब्सटेंस हो और लो टेम्परेचर हो, तो हमेशा जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान देना, जितने हमने सिस्टम पढ़े हैं सब में जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो ये हो रहा है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो फिर से इसको देखते हैं हम, रिड्यूस एम्बियंट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एटमॉस्फेयर से हमारा एम्बियंट एयर इंटर किया, जो कन्वर्ट हो गया हमारा रैम एयर में। रैम एयर के बाद ये चला गया कंप्रेसर में रैम एयर, जहाँ पर इसका प्रेशर इंक्रीज किया, साथ ही इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज किया। अब कंप्रेस्ड एयर आपका गया पाइप के थ्रू, गया आपका फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर में जाने से पहले इसका कुछ पोर्शन चला गया कंबशन चैम्बर में, जहाँ पर एक फ्यूल के साथ ऑक्सीजन बर्न हुआ और टरबाइन को रोटेट कराया, जिसके थ्रू ये कंप्रेसर रोटेट किया। अब जो ये रैम एयर है
वो कंप्रेसर में गए, लेकिन कुछ रैम एयर आपकी चली गई, यहाँ से इंटर करके वो चली गई फर्स्ट कूलिंग टरबाइन में। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस कूलिंग टरबाइन के थ्रू इसका टेम्परेचर पहले ही कम था, इसको हमने और टेम्परेचर कम कर दिया, तो यहाँ पे लो टेम्परेचर रैम एयर बन के निकली और ये गई आपकी हीट एक्सचेंजर में। अब इस टरबाइन कूलिंग टरबाइन का फ़ायदा क्या हुआ कि जो टेम्परेचर है रैम एयर यहाँ पे है, उसका टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम हो गया, और जो यहाँ पर आपका कंप्रेस एयर आई है यहाँ पर, उसका टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हाई टेम्परेचर से वेरी लो टेम्परेचर में हीट का ट्रांसफ़र होगा, जिससे कि जो हाई टेम्परेचर मतलब यानी कि जो कंप्रेस्ड एयर है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। ठीक है, और फिर ये जो ठंडी एयर कंप्रेस्ड एयर है जिसका टेम्परेचर जो है वो वेरी लो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी सारी हीट जो है वो रैम एयर नहीं है। फिर यहाँ से ये रैम एयर निकल के बाहर चला जाएगा, और बाहर जाते जाते इसमें आपने कूलिंग फैन लगा दिया है, जिसके थ्रू जो हमारा सेकेंड कूलिंग टरबाइन है वो चलता है। अब ये जो हमारा वेरी लो कंप्रेस एयर है वो जाता है आपका सेकेंड कूलिंग टरबाइन में, जहाँ किसे फर्दर और हम चाहे तो कूल कर सकते हैं, उसका फिर से भेज देते हैं हम कैबिन में। तो ये सिंपल हमारा रिड्यूस एम्बिएंट एयर एफिशिएंसी सिस्टम है। एम्बिएंट एयर एंटर किया, रैम एयर बना, फिर कंप्रेसर में गया, कंप्रेस हुआ, उसके बाद हो गया हीट एक्सचेंजर में। यहाँ से जो रैम एयर आया उससे पहले भेजा गया कूलिंग टरबाइन में, जिससे कि वो और कूल हुआ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो टेम्परेचर का अंतर है हुआ, जिससे कि जो कंप्रेस एयर है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद हो गया कूलिंग टरबाइन में, जहाँ पे इसे और ठंडा करके हमने भेज दिया कैबिन में। ये जो रैम एयर है और निकल के जब बाहर निकल रहा था तो उस पर हमने लगा दिया कूलिंग फैन, जिससे कि हमने इस टरबाइन को चलाया। ये हमारा हो गया रिड्यूस एम्बिएंट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। हमारा है लास्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो हमारा है रीजनरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सिस्टम में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम बूट स्ट्रैप की तरह दो हीट एक्सचेंजर लगाते हैं। ये हमारा पहला हीट एक्सचेंजर है और ये हमारा दूसरा हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, हम करते क्या है कि स्टार्टिंग का प्रोसेस सबका सिमिलर रहता है कि एटमॉस्फेयर से हमारा एम्बिएंट एयर आया, कन्वर्ट हुआ वो रैम एयर में, फिर रैम एयर गया कंप्रेसर में, आपका मेन कंप्रेसर में, जहाँ पर इसका टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो इंक्रीज किया। ठीक है, अब हाई कंप्रेस एयर जो है मतलब जो कि ज़्यादा टेम्परेचर जो एयर है वो गया हीट एक्सचेंजर में, जहाँ पर कि जो रैम एयर था वो इस एक्सचेंजर में आ रहा था। यहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र हुआ और ये फिर जो है हीट एक्सचेंजर बाहर निकल गया। ठीक है, इस कंप्रेस एयर का टेम्परेचर उसने रिड्यूस किया और वो बाहर निकल गया। यहाँ तक का जो सिस्टम है वो सिमिलर है सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम से। इधर आप कंबशन चैम्बर भी देख सकते हो लगा हुआ है गैस टरबाइन के लिए, शाफ्ट को रोटेट कराने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज क्या होता है कि जब हमारा यहाँ पे हाई प्रेशर लो टेम्परेचर कंप्रेस एयर जो है वो सेकेंड हीट एक्सचेंजर में इंटर करता है, तो इस हीट एक्सचेंजर में हम क्या करते हैं कि इसी कंप्रेस एयर को जो यहाँ से आ रहा है उसका यूज करते हैं। वो तो कैसे कि जब ये हीट एक्सचेंजर इन पाइप्स के थ्रू जाता है कूलिंग टरबाइन में, तो यहाँ पे कूल होता है। ठीक है, और कूल होने के बाद चला जाता है कैबिन में, लेकिन कैबिन में जाने से पहले इसका कुछ पोर्शन फिर से वापस से हम घुमा इसको रीजनरेट करते हैं
और उसको भेज देते हैं सेकेंड हीट एक्सचेंजर में, जहाँ पर कि अब इससे जो टेम्परेचर है वो कम होता है। तो ये कम टेम्परेचर के साथ इस हीट एक्सचेंजर में जाता है और इसी कंप्रेसर यूज करके हम इस जो कंप्रेसर यहाँ से आ रही है उसका टेम्परेचर हम रिड्यूस करते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं रीजेनरेटिव हीट एक्सचेंजर, यानी कि कंप्रेस एयर के कुछ पोर्शन को हमने फिर से यूज किया सेकेंड हीट एक्सचेंजर में, ताकि हम इसको जो कंप्रेस एयर आ रहा है उसको हम टेम्परेचर उसका रिड्यूस कर सकें। तो इस तरह से हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंप्लीट हुआ। होप है आपको समझ में आया वो सब कुछ।